हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों, उर्दू अनुवादक के मेरे सीरीज़ चल रहे हैं। तो आज ये आपका उर्दू अनुवादक पार्ट 9 है। तो आज हम इसमें आइनी अल्फाज कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ये आपके उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों के होंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए और जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको इम्तिहान में दिक्कत ना हो। तो चलिए एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में क्या है? एक नंबर में कहा जा रहा है कि रुकने पार्लियामेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एक के उर्दू का लफ्ज़ है रुकने पार्लियामेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आपका इधर लिखा हुआ है, आपका राइट में आपका उर्दू दिखेगा यहाँ पे, और लेफ़्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दिखेगा। तो रुकने पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं सांसद, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट। तो इसे आप जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। और अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो आप इन्हें नोट भी करते चलिए ताकि अल्फाज आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में अब आपको बताया जा रहा है कि सदर को हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सदर को हिंदी में आपका कहते हैं राष्ट्रपति, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। क्या दोस्तों? प्रेसिडेंट। तो ये सदर, राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट को आप जहन नशीन कर लीजिए। 3 नंबर देखते हैं, नायब सदर। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि नायब सदर को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहा जाता है? तो नायब सदर को आपका हिंदी में कहा जाता है उपराष्ट्रपति, और इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट। क्या? वाइस प्रेसिडेंट। तो नायब सदर को हिंदी में उपराष्ट्रपति और इंग्लिश में वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया गया है वज़ीर आज़म। ये वज़ीर आज़म आपका दिया गया है कि इसको उर्दू और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो वज़ीर आज़म को आपका उर्दू में आपका वज़ीर आज़म उर्दू में कहा जाता है, और हिंदी में आपको इसको कहा जाता है प्रधानमंत्री, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में प्रधानमंत्री और इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर, और उर्दू में इसी को कहते हैं वज़ीर आज़म। तो दोस्तों, ये मेरे जितने भी अल्फाज हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं जो कि आपको अपने उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं, मुफ़रदात के तौर पे पूछे जा सकते हैं, या फिर जुमले में इन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को रिवाइज़ करके भी देख सकते हैं ताकि आसानी हो याद करने में। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कहा जा रहा है इक़्तिदार। इक़्तिदार को हिंदी में क्या कहते हैं और फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक़्तिदार को हिंदी में कहते हैं अधिकार, और इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। इक़्तिदार, अधिकार और अथॉरिटी कहते हैं। तो एक तरह का ये बहुत ही अहम लफ्ज़ है जिसे आप देख लीजिए। इक़्तिदार, अधिकार। इंसान जब अथॉरिटी में होता है, सत्ता में होता है, तो कहते हैं ना कि उसको अधिकार है चीज़ का, अथॉरिटी हक़ है। तो वही आपका यहाँ पे उर्दू में इक़्तिदार है, हिंदी में अधिकार और इंग्लिश में अथॉरिटी। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में बताया जा रहा है मुज़ाहिरा। आपका मुज़ाहिरा है, मुज़ाहिरा उर्दू में कहते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शनकारी। मुज़ाहिरा प्रदर्शनकारी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में प्रदर्शनकारी और इंग्लिश में आपका डेमोन्स्ट्रेशंस। तो आप इसे देख लीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के एस्पेक्ट से आपसे पूछा जाएगा तो मुज़ाहिरा आपको वहाँ पे इंग्लिश का डेमोन्स्ट्रेशंस और हिंदी में प्रदर्शनकारी को टिक करना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है कसरत या अक्सरियत। यहाँ पे एक नुक्ता और है, कसरत, अक्सरियत। तो इसको क्या कहते हैं आपका हिंदी में और फिर इंग्लिश में? तो कसरत को कहते हैं बहुसंख्यक। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुसंख्यक। जो ज़्यादा तादाद में हो उसे बोलते हैं बहुसंख्यक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी। MEJORITY, मेजॉरिटी। कसरत या अक्सरियत, बहुसंख्यक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजॉरिटी। तो इसे आप जहन नशीन कर लिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये उर्दू अनुवादक के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें देखिए, और मैं कंटिन्यू पार्ट्स को बनाते रहता हूँ ताकि आपको उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में मदद मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको उर्दू के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं।
8 नंबर के लफ्ज़ में क्या दिया गया है? 8 नंबर में दिया गया है अक़लियत। 8 नंबर में अक़लियत है, इसको हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक। इसको हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक, ये आपका अल्पसंख्यक हो जाएगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं माइनॉरिटी। क्या दोस्तों? अक़लियत आपका उर्दू में बोला जाता है, और आपका हिंदी में अल्पसंख्यक और इंग्लिश में माइनॉरिटी। तो ये तीनों ज़बान के मानी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ये तो पूछा जाने वाला लफ्ज़ है और काफ़ी मुस्तअमल है, और कह सकते हैं कि ऑफिशियल वर्ड भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का। देखते हैं 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सियासतदान। सियासतदान को हिंदी में क्या कहते हैं, और फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो सियासतदान होते हैं, जो सियासत के माहिर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं हिंदी में? उन्हें हिंदी में कहते हैं राजनीतिज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? राजनीतिज्ञ। सियासतदान को राजनीतिज्ञ, और इंग्लिश में पॉलिटिशियंस कहते हैं। तो आपको यही सियासतदान की अगर हिंदी पूछी जाएगी तो राजनीतिज्ञ और इंग्लिश पॉलिटिशियंस आपको याद करना है, और यही आपको लिखना है वहाँ पे। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 10 नंबर में कहा जा रहा है सियासी जमात। 10 नंबर में सियासी जमात, ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसका हिंदी और इंग्लिश हम देखते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक दल। क्या दोस्तों? राजनीतिक दल बोलते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी आपका इंग्लिश में बोला जाता है। सियासी जमात को पॉलिटिकल पार्टी, यानी सियासत करने वालों की जो जमात होती है, ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं हिंदी में राजनीतिक दल, और इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टी। तो आप इसे भी ज़हन नशीन कर लीजिए। और 11 नंबर में देखते हैं सियासियात। एक लफ्ज़ है सियासियात, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस, जो कि सिविक्स के तहत ये आता है। तो सियासियात को हिंदी में क्या बोलेंगे? राजनीतिक विज्ञान, और इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस। तो इन अल्फाज को आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स के हवाले से पूछे जाएं और ये वहाँ पे अल्फाज आपको देखें, तो ये आप आसानी से वहाँ लिख सके और आपका एग्ज़ाम आसान हो सके। 12 नंबर देखते हैं आईनी। 12 नंबर के लफ्ज़ को देखते हैं, इसमें दिया गया आईनी। इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक। क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक, या फिर इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं आईनी अल्फाज, तो संवैधानिक अल्फाज जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि लॉ एंड रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो उसमें वही वर्ड यूज होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स अगर बोलेंगे तो आईनी अल्फाज इसका हो जाएगा आपका, या फिर संवैधानिक शब्द हो जाएगा हिंदी में। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर मरदमशुमार। उर्दू का एक लफ्ज़ है मरदमशुमार, और इसको हिंदी में बोलते हैं जनगणना। क्या दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं जनगणना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस, इसको हिंदी में बोलते हैं। इससे पहले इंडिया का जो सेंसस हुआ था ये 2011 में हुआ था। इसे भी आप ज़हन नशीन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया मरदमशुमार को हिंदी में जनगणना, और 13 नंबर का जो इंग्लिश होगा वो सेंसस हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं तामील कुनिंदा। तामील कुनिंदा को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो तामील कुनिंदा ये आपका 14 नंबर का लफ्ज़ है। इसको बोलते हैं हिंदी में अधिशासी। क्या दोस्तों? अधिशासी, इसको हिंदी में बोलते हैं तामील कुनिंदा, और इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव आपका इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तामील कुनिंदा। तामील कुनिंदा उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई कानून बनाना है, तो उस कानून को बनाने की जो कमेटी होती है, या जो उसमें लोग काम करते हैं, उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कि वो लोग तामील करते हैं या काम करने वाले होते हैं। तो उसको हिंदी में बोलते हैं अधिशासी, और इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव। तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि आप अल्फाज के लफ्ज़ के साथ साथ उसके मानी को भी आसानी से समझते चलें। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर हिफाजत। एक लफ्ज़ है हिफाजत। आपको जहन में ये रखना है कि ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड या फिर संवैधानिक वर्ड जो हैं,
इस्तेमाल किए गए हैं उसके हवाले से ये आपका सीरीज़ तैयार किया गया है। तो हिफाजत को देखते हैं संवैधानिक लफ्ज़ के हवाले से, तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या दोस्तों? प्रतिरक्षा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस। हिफाजत करना, डिफेंस करना। जो मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में जो लोग किसी की हिफाजत करते हैं या किसी का डिफेंस करते हैं, बचाव करते हैं, तो वहाँ पे हम डिफेंस का शब्द प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम प्रोटेक्शन या सिक्योर का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो यहाँ पे अगर कोई किसी के बचाव के लिए कोई काम करता है तो उसके लिए हम डिफेंस का, या फिर हिंदी में प्रतिरक्षा, या फिर उर्दू में हिफाजत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कहा जा रहा है दस्तावेज़। दस्तावेज़ आपका उर्दू का लफ्ज़ है, और हिंदी में भी आपका दस्तावेज़ ही इस्तेमाल होता है। मोस्टली यही इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश में आके ये बदल जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डॉक्यूमेंट। क्या दोस्तों? दस्तावेज़ को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारा काम जो दस्तावेज़ पे मुनहसर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, कुछ भी हो, तो ये बहुत अहम लफ्ज़ है। इसे भी आप देख लीजिए। और 17 नंबर देखते हैं। 17 में कहा जा रहा है मुत्तहिदा या वफाकी। मुत्तहिदा या वफाकी, इन दोनों के लिए हिंदी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या इंग्लिश का जो होता है, देखते हैं क्या कहते हैं। तो हिंदी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं संघीय। क्या? मुत्तहिदा या वफाकी, संघीय। संघीय, या फिर इंग्लिश में इसको फेडरल बोलते हैं। क्या दोस्तों? इंग्लिश में इसे फेडरल बोलते हैं। और अगर इसको और एक उर्दू देखना चाहें तो खुद मुख्तार के माने में भी इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। खुद मुख्तार, फेडरल को खुद मुख्तार भी, मुत्तहिदा, वफाकी या खुद मुख्तार हो तो वो आपका फेडरल हो जाता है, और हिंदी में संघीय हो जाता है। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कहा जा रहा है गौर व फिक्र करना। गौर व फिक्र करना, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में गौर व फिक्र करने के लिए, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट अगर दे रहा है, तो उसको अगर कुछ वक्त दिया जाए सोचने के लिए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है हिंदी का? तो उसके लिए विवेचन। क्या हो दोस्तों? विवेचन करना, गौर व फिक्र करना, कि उस पर आप गौर व फिक्र कर ले, नज़र षानी कर ले। और इंग्लिश का जो वर्ड यूज़ होता है डेलिब्रेशन। क्या? डेलिब्रेशन। तो ये डेलिब्रेशन का लफ्ज़ आपका इस्तेमाल होता है गौर फिक्र के माने में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में माजी की याद। मान लीजिए कोई हादसा हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, या किसी की पीछे की कही गई बात को हम नरेट करें, बयान करें, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? तो उसको हिंदी में बोलते हैं अतीत अवलोकन। क्या दोस्तों? अतीत अवलोकन। अगर आपको साफ दिख नहीं रहा है तो वीडियो का रिजोल्यूशन या क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको साफ दिखेगा, क्योंकि ये हैंड रिटन है। तो हैंड रिटन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा के देखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो हिंदी में कहते हैं अतीत अवलोकन, माजी की याद को, और इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रोस्पेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिट्रोस्पेक्ट आपको इंग्लिश में बोलते हैं। माजी की याद को रिट्रोस्पेक्ट बोला जाता है। तो आप इसे जहन नशीन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कानून बनाना। क्या दोस्तों? कानून बनाना, ये एक तरह का एक लफ्ज़ है, कानून बनाना उर्दू का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आपका अभिनय करना, या फिर कानून बनाना का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर इसको एज इट इज़ देखना चाहेंगे तो अभिनय करना हिंदी में, और कानून बनाना। तो जिस तरह की यहाँ पे इनैक्ट दिख रहा है, ये इनैक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कानून बनाना। तो कानून बनाने का, जिस तरह एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो एक सारे लोग मिलके कानून बनाते हैं, तो एक लफ्ज़ आता है कानून बनाना, इनेक्ट, और एक लफ्ज़ आता है इम्प्लीमेंट। कानून बनाया जाता है, और एक होता है कानून को नाफिज किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट, इसको नाफिज कहते हैं। इसको आपका उर्दू में नाफिज बोलते हैं, और इसको हिंदी में आपका बोलेंगे लागू करना। क्या दोस्तों? लागू करना हिंदी में, और इंग्लिश में इम्प्लीमेंट,
और उर्दू में नाफिज करना। तो ये कुछ मुफरदात रहें जो आई थिंक कि आपके एग्ज़ाम्स के एस्पेक्ट से काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और आप चाह रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस बनाया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।